फ्रेंड्स जैसा कि आप सभी को पता है जो आपका नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम है जो कि 7 जुलाई को होने वाला है और आज के इस क्लास में हम लोग सीडीपी पेपर 1 और पेपर 2 दोनों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर देखने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए देखते हैं आज ये क्वेश्चन। यहाँ पर आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की प्रक्रिया की क्या विशेषताएं हैं। ऑप्शन दे रखा है यह प्रक्रिया बचपन तक सीमित है। देखिए जो हमारा विकास होता है ये माँ के गर्भ से स्टार्ट होता है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है। बट यहाँ पर क्या दे रखा है कि यह प्रक्रिया बचपन तक ही सीमित रहती है। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया यहाँ से बाहर। अब देखिए फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत हो गया, तो इसमें भी फर्स्ट दे रखा है और इसमें भी फर्स्ट दे रखा है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पर नहीं होंगे। इसके अलावा सेकंड क्या दे रखा है, यह जीवन भर चलने वाली प्रक्रिया, बिल्कुल सही बात, ठीक है। ये जीवन पर्यंत चलती रहती है, हमारे माँ के गर्भ से स्टार्ट होती है और जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक ये जो है चलता रहता है, तो ये बात सही है। इसके अलावा थर्ड क्या दे रखा है, इसकी शुरुआत जन्म के समय होती है। देखिए ये जन्म से पहले से इसकी शुरुआत होती है, ठीक है, हमारे माँ के गर्भ से ही शुरू हो जाती है हमारे विकास की प्रक्रिया, ठीक है। तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत दे रखी है, तो थर्ड भी आपका यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, सेकेंड और फोर्थ आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसकी शुरुआत गर्भ धारण के समय होती है, बिल्कुल सही बात, ठीक है। तो यहाँ पर कौन कौन सा सही था, सेकंड और फोर्थ, तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, विकास की संवेदनशील अवधि से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन आपको दे रखा है वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर हैं, ठीक है। सेकंड क्या दे रखा है, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। थर्ड क्या दे रखा है, गर्भधारण में जन्म तक की समय अवधि। देखिए सबसे जो सेंसिटिव पीरियड होता है यानी जो सबसे संवेदनशील काल होता है वो क्या होता है, 2 से 6 साल, यानी जब बच्चा जो है अर्ली चाइल्डहुड में होता है यानी कि पूर्व बाल्यावस्था में होता है तब चीज़ों को बहुत ही तीव्र गति से सीखता है। जैसे कि उसका जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है वो बहुत ही तीव्र होता है, ठीक है, बहुत ही जो है तेज़ी से उसका भाषाई विकास होता है, ठीक है। तो यहाँ पर वही क्वेश्चन आपसे पूछ रखा है। यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन क्या दे रखा है, शैशवावस्था से किशोरावस्था तक की समय अवधि। देखिए मैंने अभी आप लोगों को बताया कि ये कब होता है, जब बच्चा 2 से 6 साल तक का होता है, तो ये दो ऑप्शन तो आपके यहाँ पर होंगे ही नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर गर्भधारण से जन्म तक की समय दे रखा है और यहाँ पर शैशवावस्था से किशोरावस्था तक दे रखा है। बट मैंने आपको क्या बताया, 2 से 6 साल तक, ठीक है। तो दो ऑप्शन तो आपके हो गए पहले ही बाहर। यहाँ पर सेकंड क्या दे रखा था, वह समय अवधि जब बच्चे बहुत भावुक होते हैं। देखिए बहुत भावुक बच्चा तो किसी भी एज में हो सकता है, ठीक है, तो ये भी आपका हो गया बाहर। यहाँ पर सिंपली आपका फर्स्ट ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं, ठीक है। अधिगम में क्या आ जाएगा आपका, जैसे कि बच्चे का सामाजिक विकास भी होता है, समाज से भी बच्चा चीज़ों को सीखता है। अधिगम का मतलब ही क्या होता है, चीज़ों को सीखना, ठीक है। तो बच्चा समाज से भी चीज़ों को सीखता है, संस्कृति से भी चीज़ों को सीखता है, ठीक है। जो भाषा होती है वो भी क्या करता है बच्चा सीखता है। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है कि वह समय अवधि जब बच्चे अधिगम के कुछ प्रकारों के प्रति तत्पर होते हैं यानी बहुत ही तीव्र गति से चीज़ों को सीखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है यहाँ पर, एक शिक्षिका के रूप में आपकी मान्यता है कि वातावरण का विकास पर निरंतर प्रभाव पड़ता है। इस मान्यता के अनुरूप आपका क्या दृष्टिकोण रहेगा। यहाँ पर फर्स्ट क्या दे रखा है, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगी क्योंकि जीवन की अनुकूल परिस्थितियों की मदद से बच्चे आरंभिक नकारात्मक अनुभवों से उभर जाते हैं। देखिए ये बात तो सही लग रही है, बट हम बाकी का ऑप्शन भी देख लेते हैं। यहाँ पर बदलाव को बढ़ावा देने के उद्देश्य से अनुभव को महत्वपूर्ण नहीं मानेंगे। देखिए ये तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ठीक है। अनुभव ही तो बच्चे को सीखने में हेल्प करते हैं। फिर उसके बाद में थर्ड क्या दे रखा है, इस तथ्य पर विश्वास करेंगे कि बच्चे जो किसी गुणधर्म जैसे कि मौखिक कौशल में प्रवीण या कमतर हैं वह आगे चरणों में भी जो कि त्यों रहेंगे। देखिए ये चीज़ आपकी यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगी। हो सकता है कि आज जो है बच्चे का जो मौखिक कौशल है वो बेहतर ना हो, बट धीरे धीरे जब बच्चा प्रैक्टिस करता है चीज़ों की, ठीक है, धीरे धीरे जिस तरीके का उसको इन्वायरमेंट मिलता चले जाता है वहाँ से चीज़ों को एब्जॉर्ब करता है और जो उसका भाषाई विकास है या फिर किसी तरीके की और भी विकास आपका हो सकता है वो बेहतर होता चला जाता है। तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि जो चीज़ें पहले थी वो बाद में भी रहेंगी, ठीक है। चेंज भी आते रहते हैं, ठीक है। हमारा विकास क्या होता है, परिवर्तनशील होता है, ठीक है, इसमें हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में क्या दे रखा है, फोर्थ, जीवन के पहले के कुछ वर्षों में हुई प्रबल नकारात्मक घटनाओं से बाद में उबरा नहीं जा सकता, कि ऐसा भी नहीं है, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन, बच्चों को किसी भी समय सहायता प्रदान करेंगे, ठीक है। अगर एक टीचर हैं आप तो आपको क्या करना चाहिए, जब भी बच्चे को ज़रूरत है आप उसको हेल्प कीजिए, ठीक है, सहायता दीजिए, जिससे कि बच्चों को क्या हो, एक अनुकूल
जो है परिस्थिति से में सीखने में बच्चों को हेल्प मिले। तो आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, स्कूल की बच्चों के समाजीकरण में क्या भूमिका है। तो इसके बारे में तो मैंने आप लोगों को बहुत बार बता रखा है कि जो हमारा समाजीकरण होता है इसके दो कारक होते हैं, एक होता है आपका प्राथमिक कारक और एक होता है आपका द्वितीय कारक। प्राथमिक कारक में आपका कौन आ जाता है, फैमिली यानी कि परिवार, क्योंकि यहीं से बच्चे के समाजीकरण की प्रक्रिया शुरू होती है। बच्चा पहले परिवार में ही जन्म लेता है, ठीक है, उसके बाद में जैसे जैसे उसके फैमिली के जो सदस्य होते हैं उनसे इंटरेक्ट करता है, बातचीत करता है और वहाँ से जो है सीखना शुरू कर देता है, ठीक है। इसके बाद जो है बच्चे स्कूल में जाते हैं, चीज़ों को सीखते हैं। तो स्कूल क्या होता है, जो समाजीकरण हमारा होता है उसका द्वितीय कारक होता है यानी कि सेकेंडरी सोशलाइजेशन होता है। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रखा है आपसे, तो ये तो प्राथमिक कारक होगा नहीं क्योंकि इसमें तो हमारा परिवार आ जाएगा। ये क्या होगा, द्वितीयक समाजीकरण की संस्था है। तो थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट है। तृतीयक समाजीकरण की संस्था नहीं होती है आपकी, ये आपका नहीं होगा, सिर्फ दो ही होते हैं, या तो प्राथमिक या तो द्वितीयक, ठीक है। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्या है, संक्रियाओं पर संक्रिया करने के कौशल किस चरण में विकसित होते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। यहाँ पर इस चीज़ को आपको बताना है कि संक्रियाओं पर संक्रिया यानी कि ऑपरेट ऑन ऑपरेशनल, यानी कि यहाँ पर देखिए जो चीज़ें बच्चा सोच रहा है, ठीक है, उसके बाद भी उन्हीं थिंकिंग पर बच्चा क्या कर पाए, सोच पाए, ठीक है। जैसे कि आपने आज कोई चीज़ सोची, उसके बाद उन चीज़ों पर आप फिर सोच रहे हैं कि आपने जो चीज़ सोची वो गलत है या फिर सही है, ठीक है। तो थिंकिंग बियॉन्ड थिंकिंग, ठीक है, अपनी थिंकिंग के ऊपर थिंकिंग करना, ठीक है। तो यहाँ पर वही चीज़ दे रखा है। तो संवेदीय चालक, इसमें तो बच्चा जन्म से 2 साल तक का होगा, तो यहाँ पर ये एक्टिविटी तो बच्चे के अंदर नहीं होगी। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, इसमें बच्चा 2 से 7 साल का होगा, तो ये भी जो है बच्चा नहीं कर पाएगा। कॉन्क्रीट ऑपरेशन, इसमें कि बच्चा 7 से 11 साल तक का होगा, तो इसमें भी बच्चा ये चीज़ नहीं कर पाएगा। बच्चा कब कर पाएगा, जब बच्चे के अंदर एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग आ जाए, यानी कि अमूर्त चिंतन आ जाए, ठीक है, तभी तो वो संक्रियाओं पर संक्रियाएं, सिर्फ संक्रियाएं दे रखा होता तो ये आपका कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में आता बच्चा, ठीक है, यानी कि पियाजे की थर्ड स्टेज यानी कि 7 से 11 साल में। बट संक्रियाओं पर संक्रियाएं दे रखा है, ठीक है, सोच के ऊपर भी सोचना, तो ये आपका किस में आ जाएगा, बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आ जाएगा, ठीक है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका यहाँ पर देखिए जाप याद दे रखा है, बट अगर इंग्लिश में देखेंगे तो यहाँ पर सही दे रखा है। तो हिंदी में कभी कभी आपको कुछ वर्ड जो है मिस्टेक देखने को मिल सकते हैं। देखिए यहाँ पर दे रखा है जीन पियाजे के अनुसार बच्चे कैसे सीखते हैं। तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, निष्क्रिय नकल के माध्यम से, ये आपका नहीं होगा, सक्रिय अन्वेषण द्वारा, बिल्कुल सही बात है। जो जीन पियाजे है वो क्या कहते हैं कि बच्चे लिटिल साइंटिस्ट होते हैं, नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण बच्चे स्वयं करते हैं, यानी अपने पर्यावरण में खोजबीन अन्वेषण करते हैं। तो सक्रिय खोजकर्ता कौन कहता है बच्चों को, जीन पियाजे कहते हैं। तो यही दे रखा है सक्रिय अन्वेषण द्वारा, यानी कि सक्रिय जो है खोजबीन के द्वारा। तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। अनुकूलन के माध्यम से, अनुकूलन के बाद जो है ये नहीं करते, कंडीशनिंग के बाद कौन करता है, स्किनर करते हैं। तो ये आपका नहीं होगा। पुरस्कार और दंड तो बच्चे को देना ही नहीं चाहिए, ठीक है, तो ये भी आपका नहीं होगा। यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब नेक्स्ट क्या है, निम्नलिखित में से पाड़ का उदाहरण कौन सा है। देखिए आप इसको इंग्लिश में ही याद करेगा, स्कैफोल्डिंग, ठीक है, क्योंकि हिंदी में आपको जो वर्ड है वो अलग अलग देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर पाड़ दे रखा है, कभी कभी आपको ढांचा दे देता है, कभी कभी जो है आपको आलम्बन भी दे सकता है। तो इंग्लिश में एक ही नाम है, स्कैफोल्डिंग, ठीक है। अब देखिए इसका जो है उदाहरण आपसे पूछ रखा है, तो बारंबार अभ्यास आपका नहीं होगा, क्योंकि ये पाड़ नहीं होता है। पाड़ क्या होता है कि बच्चा अगर किसी प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है और वहाँ पर उसको कोई प्रॉब्लम, मतलब कि जैसे कि बच्चा कोई क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है और वहाँ पर उसको जो है प्रॉब्लम आ रही है, तो आप उसको जो है थोड़ी सी हिंट दे दीजिए, किसी तरीके का जो है एक पॉइंट हो सकता है कि आप उसको सॉल्व करके बता दें, बट पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आपको नहीं बताना है, ठीक है। आप मान लीजिए कि जो बच्चा है वो किसी क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, तो यहाँ पर जिस पॉइंट पर वो अटक रहा है वहाँ पर आप उसको किसी तरीके का संकेत दे दीजिए, ठीक है, या फिर एक पॉइंट आप उसको सॉल्व करके बता दीजिए, ताकि बच्चा जो है आगे के पॉइंटों को खुद सॉल्व कर ले, है ना। तो यही होता है आपका स्कैफोल्डिंग, यानी बच्चे को टेम्परेरी हेल्प देना। नकारात्मक पुनर्बंधन, देखिए रीइंफोर्समेंट की बात कौन करता है, आपके स्किनर करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। उद्दीपन प्रतिक्रिया का अनुबंधन, ये आपके थॉर्नडाइक करते हैं, थॉर्नडाइक का दिया हुआ है, ठीक है। इसके अलावा फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, आधा हल किया हुआ उदाहरण देना। यही तो चीज़ मैंने आप लोगों को बताई, बच्चे को क्या करें, आधा एग्जाम्पल दे दे, ताकि बच्चा जो है आगे की जो चीज़ें हैं उनको खुद सॉल्व करे, ठीक है। तो यही आपका होता है स्कैफोल्डिंग, जो कि दिया किसने था, लेव वाइगोस्की ने। तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। लेव वाइगोस्की डैश सिद्धांत के प्रतिपादित
ले वाइगोस्की ने डैश सिद्धांत में प्रतिपादित किया कि सीखने की प्रक्रिया एक संदर्भ में होती है। तो इन्होंने किसमें जो है प्रतिपादित किया, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया था, आप सभी को पता ही है, सामाजिक संस्कृति सिद्धांत। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। सूचनाओं का प्रसंस्करण इन्होंने दिया था। व्यवहारवादी से इनका जो संबंध है वो कंस्ट्रक्टिव में रचनावासी संबंध रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुभिक्षा हमेशा अपनी कक्षा में नए अन्वेषण, प्रयोग, खेल और विभिन्न व्यवहारिक गतिविधियों के माध्यम से बच्चों को नया ज्ञान सृजन करने के अवसर प्रदान करती है। वह किस प्रकार की कक्षा डैश को बढ़ावा देना चाहती है, प्रगतिशील और बाल केंद्रित शिक्षा। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, क्योंकि जो आपकी प्रोग्रेसिव क्लासरूम होती है, ठीक है, वो क्या कहती है कि हमें बच्चे को केंद्र में रखकर के एजुकेशन प्रोवाइड करनी है। और जो एक्टिविटी हम कराएं, जो गतिविधियां कराएं, उसमें बच्चा क्या हो, सेंटर्ड में हो, खुद एक्टिविटी करे, खुद जो है पर्यावरण से चीज़ों को खोजे। ठीक है, तो यहाँ पर अन्वेषण की बात हो रही है, प्रयोग की बात हो रही है, बच्चा चीज़ों को खोज रहा है। ठीक है, खेल विधि द्वारा सीख रहा है, प्रयोग कर रहा है। ठीक है, तो ये किसमें होता है, प्रगतिशील शिक्षा में और बाल केंद्रित कक्षा में। ठीक है, प्रगतिशील और बाल केंद्रित कक्षा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षक केंद्रित कक्षा आपका नहीं होगा, इसमें सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव रहता है। नियंत्रित और मूल्यांकन केंद्रित कक्षा नहीं, ये भी नहीं होगा। सिर्फ नियंत्रण करें हम बच्चों पर, तो ये नहीं होगा। व्यवहारवादी और इनाम केंद्रित कक्षा, देखिए हमें बच्चों को पुरस्कार और दंड नहीं देना चाहिए, क्योंकि अगर आप जब बच्चों को बार बार पुरस्कार देते हैं तो इससे क्या होता है, फिर बच्चा पुरस्कार पाने के लिए ही चीज़ों को करने लगता है, या तो फिर दंड से बचने के लिए किसी कार्य को करने लगता है। तो ये चीज़ें नहीं करनी चाहिए। तो यही आपका जो है गलत दे रखा है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, शिक्षकों को बच्चे, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हार्वर्ड गार्डनर के सिद्धांत के अनुसार कलाकारों, वास्तुकारों और नाविकों के पास कौन सी बुद्धि अधिक मात्रा में होती है। देखिए, जो कलाकार होते हैं, जो वास्तुकार होते हैं, उनके अंदर जो है स्थान की समझ बहुत ज़्यादा होती है। तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, स्थानिक बुद्धि होती है। तो फर्स्ट ऑप्शन आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल टाइप ऑफ इंटेलिजेंस दिया, यानी कि बहुबुद्धि का सिद्धांत दिया। ये क्या कहते हैं कि बच्चे के अंदर जो है कई प्रकार की बुद्धियाँ होती है। अगर एनसीईआरटी की बात करें तो उसमें आपका 8 टाइप जो है गिवन है, यानी कि 8 प्रकार दे रखा है। भाषाई बुद्धि किसके अंदर होती है, जो लोग जिनका जो अपने भाषा पर पकड़ बहुत अच्छा होता है, जैसे कि आपके जो नेता लोग होते हैं। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, अपने भाषा के थ्रू जो है जनता को प्रभावित करते हैं। इसके अलावा जो है आपके कवि हो गए, ठीक है, वो भी क्या करते हैं, अपनी लैंग्वेज के थ्रू जो है दूसरे लोगों को प्रभावित करते हैं। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपकी भाषाई बुद्धि होती है। संगीत में बुद्धि, जिनका कि अपने जो है सुर लय ताल पर अच्छी खासी पकड़ होती है, जैसे कि लता मंगेशकर हो गई, अरिजीत सिंह हो गए, ठीक है, सोनू निगम हो गए। तो इनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, संगीत में बुद्धि होती है। इसके अलावा यहाँ पर दे रखा है इंट्रापर्सनल यानी कि अंतरा व्यक्तिक बुद्धि किसके अंदर होती है, जो व्यक्ति जो है खुद को समझ पाए, जैसे कि महात्मा बुद्ध हो गए आपके। ठीक है, यानी कि खुद के बारे में जानना, तो उनके अंदर कौन सी बुद्धि होती है, आपका इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस होता है। तो इन चारों के बारे में जो हार्वर्ड गार्डनर ने बता रखा है। इसके बाद में देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन राइट था, मैंने आप लोग को बताए थे। एक क्वेश्चन सादा आपका यहाँ पर रह गया है, देखते हैं क्या है। ठीक है, यहाँ पर दे रखा है अजर्शन क्या दे रखा है, शिक्षकों को बच्चे की बुद्धि लब्धि मापने के लिए बुद्धि लब्धि की मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल करना चाहिए। नहीं, ये आपका यहाँ पर नहीं होगा। ठीक है, सिर्फ हम बुद्धि लब्धि को मापने के लिए मानकीकृत परीक्षाओं का इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि ये क्या होता है, बिल्कुल फिक्स्ड होते हैं। ठीक है, और इससे हम पता नहीं कर सकते कि जो है बच्चे का जो विकास है वो कितना बेहतर हो पाएगा। तो ये तो ऑप्शन आपका होगा नहीं। उसके बाद में क्या दे रखा है, तर्क, यानी कि इसका रीज़न क्या दे रखा है, बुद्धि लब्धि से प्राप्त अंक शिक्षार्थियों को विद्यार्थी के अकादमिक प्रदर्शन और भविष्यवाणी में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं। देखिए, भविष्य में सफलता की भविष्यवाणी करने में मदद करते हैं, नहीं, ये भी बात जो है गलत है। ऐसा नहीं कि बुद्धि लब्धि सिर्फ बुद्धि लब्धि से ही हम ये तय कर लें कि बच्चा जो है आगे चलकर क्या करेगा। ठीक है, ये चीज़ हम कंफर्म नहीं कर सकते। बच्चे का किस तरीके का इन्वायरमेंट मिला है, ठीक है, किस तरीके की उसकी हेरिडिटी है। हो सकता है कि आज बच्चे की जो है IQ बहुत अच्छी है, बुद्धि लब्धि उसकी बहुत अच्छी है, बट उसको जो है अलग तरीके का कुछ टाइम बाद इन्वायरमेंट मिल गया, तो फिर धीरे धीरे क्या होता है, वो चीज़ें उस पर इम्पैक्ट डालती है, प्रभाव डालती हैं। तो यहाँ पर दोनों ही बातें गलत हैं। तो ए और क्या है, आर दोनों ही गलत है। तो फोर्थ ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, शिक्षकों को लड़कियों को विज्ञान व गणित की कक्षाओं में भागीदारी करने से हतोत्साहित करना चाहिए। नहीं, यहाँ पर क्या करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए
यहाँ पर होता क्या है कि जो टीचर्स होते हैं कभी कभी ऐसा करते हैं कि लड़कों को क्या करते हैं, गणित में ज़्यादा जो है मानते हैं कि लड़के जो गणित के क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, मैं सभी टीचरों की बात नहीं कर रही हूँ, बट कुछ टीचर जैसे कि कभी कभी क्लासरूम में चीज़ देखने को मिल जाता है कि लड़कियों को मैथ में कमज़ोर समझा जाता है, क्योंकि हमारे समाज में ऐसा नहीं कि हमारे समाज में ये चीज़ें बहुत पहले से चली आ रही हैं। ठीक है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ चीज़ें रही गई हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम अपने आसपास, ठीक है, जो हमारे आसपास का इन्वायरमेंट है, जो हमारा घर है, उसमें कहीं ना कहीं देखते आ रहे हैं कि लड़कियां हमेशा जो है घर के काम करती हैं, लड़के बाहर के काम करते हैं। ठीक है, तो ये बात आपकी यहाँ पर गलत है। हतोत्साहित नहीं, प्रोत्साहित करना चाहिए लड़के और लड़कियां दोनों को। ठीक है, लड़कियों में गणित व विज्ञान विषयों की पढ़ने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है। देखिए, ये दोनों ही बातें गलत है। ठीक है, कोई भी चीज़ों को पढ़ सकता है, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, गणित हो या फिर विज्ञान हो, लड़के भी पढ़ सकते हैं और लड़कियां भी पढ़ सकते हैं। तो ये दोनों ही बातें क्या दे रखा है, यहाँ पर गलत दे रखा है। तो यहाँ पर फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, निम्न में से कौन सी प्रणाली विद्यार्थियों की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक है। देखिए, बाधक दे रखा है। ठीक है, सहयोगात्मक अधिगम, तो इससे तो बच्चा बेहतर तरीके से चीज़ों को सीख पाएगा, तो ये तो बाधक नहीं होगी, तो ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। पृथक्करण और नामीकरण, बिल्कुल सही बात, यही जो है बच्चे की विविध अधिगम जरूरतों को पूरा करने में बाधक होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब आप बच्चे का पृथक्करण करते हैं, यानी कि अलगाव करते हैं, जैसे कि आपने जो है श्रेणीबद्ध एक तरीके से कर दिया कि बहुत अच्छे छात्र जो है इस श्रेणी में रहेंगे, बहुत जो है एवरेज छात्र जो इस श्रेणी में रहेंगे, और जो जिनको कुछ भी नहीं आता वो इस श्रेणी में रहेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है, बच्चे के अंदर हीन भावना डेवलप होती है, और ये चीज़ आपको नहीं करनी है। इसके अलावा नामीकरण, वही मैंने आप लोगों को बताया कि श्रेणीबद्ध कर दिया आपने कि एवरेज बच्चे, ठीक है, कम आईक्यू वाले बच्चे, ज़्यादा आईक्यू वाले बच्चे, तो ये चीज़ आपको नहीं करनी है। हमें सभी बच्चों को इंक्लूड करके चलना है, क्योंकि हमारे सिस्टम के अंदर कमी होती है, बच्चे के अंदर कमी नहीं होती है। हर बच्चा जो है चीज़ों को सीख सकता है। तो यहाँ पर आपका यही चीज़ जो है बच्चे के अधिगम में बाधक होगी, और यही पूछ रखा था हमसे, तो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट है। उपरोक्त समावेशन का मतलब ही होता है कि एवरेज बच्चा भी एक ही क्लासरूम में रहेगा, सामान्य बच्चा भी, दृष्टिबाधित बच्चा भी, ठीक है, इसके अलावा जो वंचित पृष्ठभूमि से आया हुआ बच्चा है वो भी रहेगा, गिफ्टेड चाइल्ड भी रहेगा, यानी सभी बच्चों को इंक्लूड करना, समाहित करना, और कैसे एजुकेशन देना, एज पर नीड एजुकेशन देना, बच्चे की ज़रूरत के अकॉर्डिंग उसको चीज़ें प्रोवाइड करें। ठीक है, तो ये भी बात आपकी सही है, तो ये भी नहीं होगा। विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियाँ, अभी मैंने आप लोगों को वही चीज़ बताई कि अगर बच्चे को एक मेथड से समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि ये बच्चे के अंदर क्या है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस है, व्यक्तिगत विभिन्नता है, तो हर बच्चा जो है अलग अलग तरीके से चीज़ों को सीखता है। हो सकता है कि जिस मेथड का आपने यूज किया, जिस शिक्षण विधि का आपने यूज किया, उससे जो है किसी बच्चे को समझ में नहीं आई हो, और किसी बच्चे को जो है वही चीज़ बेहतर तरीके से समझ में आ गई हो। तो जिस बच्चे को समझ नहीं आई है, ठीक है, आप क्या करेंगे, अलग रणनीति से उसको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि हमें हर बच्चे को साथ में लेकर के चलना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, विभिन्न शिक्षा शास्त्रीय पद्धतियों का यूज करेंगे। तो ये भी बात सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि हमसे क्या पूछ रखा था, कौन सा बाधक है, तो यही बाधक है, तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है, मूल्यांकन किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। बच्चे की तैयारी के स्तर का पता लगाना। ठीक है, उसके बाद में क्या दे रखा है, बच्चों की अवधारणात्मक समझ में कमियों की पहचान करना। बिल्कुल सही बात है, इस उद्देश्य से तो करना चाहिए कि बच्चा जो है कितना सीख पाया, कहाँ पर उसके सीखने में कमी रह गई है, ताकि टीचर को ये पता चले कि जो चीज़ें बता रहा है बच्चों को वो समझ में आ रही है या फिर नहीं आ रही है। तो दोनों बातें सही है आपकी। ठीक है, विद्यार्थी का जो है, बच्चों का जो है स्तर कहाँ तक है, ठीक है, कितना वो सीख पाया, तो ये इस उद्देश्य से मूल्यांकन बच्चे का किया जाता है। बट यहाँ पर क्या पूछा है, किस उद्देश्य से नहीं किया जाना चाहिए। थर्ड दे रखा है, बच्चों में प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करना। इसी उद्देश्य से बच्चे का मूल्यांकन नहीं करना चाहिए, यानी कंपटीशन की भावना से कभी भी बच्चों का इवैल्यूएशन मूल्यांकन नहीं करना चाहिए। यही गलत है, और यही आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। यह समझने में मदद करने के लिए कि बच्चा क्या कर सकता है, बिल्कुल सही बात, इसके लिए भी बच्चे का जो है इवैल्यूएशन यानी कि मूल्यांकन करना चाहिए। नेक्स्ट क्या दे रखा है, लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास। देखिए, जो लॉरेंस कोहलवर्ग थे, जिन्होंने कि नैतिक विकास के 3 लेवल दिए और कितने स्टेज बताए, 6, यानी कि 6 चरणों में इन्होंने विकास को, जो नैतिक विकास होता है, उसको डिवाइड कर दिया। तो यहाँ पर वही चीज़ पूछ रखा है कि लॉरेंस कोहलवर्ग के अनुसार नैतिक विकास एक असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है। बिल्कुल सही बात। देखिए, वैसे तो आप पढ़ते हैं कि विकास क्या सतत प्रक्रिया है, यानी कि माँ के गर्भ से शुरू होता है और जो है जब तक हमारी मृत्यु नहीं होती है तब तक चलता रहता है। बट जो भी व्यक्ति जो है विकास को स्टेज में तोड़ दे, ठीक है, यानी कि कई पार्ट में डिवाइड कर दे, वो क्या कहेगा कि विकास क्या है, एक असतत प्रक्रिया है।
ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी, जैसे कि जो जीन प्याजे हो गए हैं वो क्या करते हैं, वो 4 स्टेज बता दिए हैं आपकी, तो वो क्या कहेंगे कि विकास क्या है, असतत है, ठीक है, डिसकॉन्टिन्यूअस है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी क्या किया है, 6 अवस्थाएं बताई हैं, तो ये भी क्या कहेंगे कि विकास क्या है, डिसकॉन्टिन्यूअस है, असतत प्रक्रिया है जो 6 चरणों में होता है, क्योंकि उन्होंने चरण बता दिए हैं उसके। तो यही बात सही है। बच्चों के सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भों पर निर्भर करता है, नहीं, इन्होंने तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था, निर्भर तो करता है, बट यहाँ पर लॉरेंस कोहलबर्ग से इसका संबंध नहीं है। बच्चों के बुद्धि लब्धि से परस्पर संबंधित है, देखिए ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि सिंपली नैतिक विकास के बारे में से पूछ रखा है। पूरी तरह से आनुवंशिक कारकों पर निर्भर करता है, ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा, क्योंकि इसमें हमारे इन्वायरमेंट का भी रोल होता है, सिर्फ हेरिडिटी का नहीं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, समावेशन की संस्कृति को किससे बढ़ावा मिलता है, विभेदी निर्देशन, बिल्कुल सही बात है, फर्स्ट ही ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए जो बच्चों को इंस्ट्रक्शन दे वो कैसे देना चाहिए, विभेदी, यानी अलग अलग तरीके से बच्चों को चीज़ें बतानी चाहिए, ठीक है। कभी भी यूनिफॉर्म आया आपका, ठीक है, तो वो ऑप्शन आपका नहीं होगा, इसके लिए आपको इंग्लिश वाले ऑप्शन देख लेने, ठीक है। डिफ्रेंशिएटेड इंटरेक्शन की बात आपको करनी है, यानी बच्चे को अलग अलग तरीके से चीज़ों को पढ़ाएं, तो ये बात आपकी सही है, यही आपका सही हो जाएगा। मानकीकृत आपका नहीं होगा, मैंने आप लोगों को बताया। स्टैंडर्डाइज आपका नहीं होता है। फ्लेक्सिबल जब भी आपका वर्ड है तो वो आपका पॉजिटिव वर्ड होता है, ये आपका नहीं होता है। सेग्रीगेशन, बच्चों का पृथककरण नहीं करना है, नामीकरण नहीं करना है, ये तीनों वर्ड आपके निगेटिव हैं, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या है, अपनी कक्षा में एक दृष्टिबाधित विद्यार्थी की विशिष्ट जरूरतों को ध्यान में रखकर एक अध्यापिका को क्या शिक्षण शास्त्रीय समायोजन करनी चाहिए। दृश्यक प्रस्तुतिकरण का प्रावधान, देखिए बच्चा क्या है यहाँ पर, दृष्टिबाधित है, यानी उसको देखने में जो है प्रॉब्लम है, और ऐसे में उसके सामने हम क्या करें, जो चीज़ें मतलब जिन चीज़ों का दृश्यात्मक चीज़ें उसके सामने प्रस्तुत करें, तो बच्चे जब चीज़ों को देख ही नहीं पा रहे तो फिर उससे उसको हेल्प कहाँ से मिलेगी, तो ये तो नहीं होगा। सख्त पाठ्यचर्या का पालन करना, कि मतलब जो चीज़ें हैं वही हम पढ़ाएंगे, उसी तरीके से पढ़ाएंगे, तो ये भी नहीं होगा आपका यहाँ पर। स्पर्शिक समाधान संसाधनों का इस्तेमाल, बिल्कुल सही बात है। जो बच्चा दृष्टिबाधित होता है उसके लिए सबसे बेस्ट सामग्री क्या होती है, जो स्पर्श करने वाली होती है, जैसे कि आपकी ब्रेल लिपि हो गई, जिसकी खोज किसने की थी, लुईस ब्रेल ने, ठीक है। तो ये आपका थर्ड ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें कि आपके 6 डॉट बने होते हैं जिसको कि बच्चा स्पर्श करके पढ़ता है, ये बेसिकली जो दृष्टिबाधित छात्र होते हैं उनके लिए ही होती है। तो यहाँ पर थर्ड ऑप्शन कर रखते हैं, मानकीकृत तो आपका होगा नहीं, ठीक है। अब यहाँ पर हम देखते हैं आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन। नीरा मिडिल स्कूल में पढ़ाती है और अक्षरों को लेकर भ्रमित रहती है, जैसे कि माँ को न पढ़ती है, इसका विशिष्ट लक्षण है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब बच्चा जो है चीज़ों को एक तरीके से रिवर्स पढ़े, जैसे कि वाच को बच्चा सा पढ़ सकता है, माँ को न पढ़ सकता है, उसको पढ़ने में प्रॉब्लम आती है, 12 को 21 पढ़ सकता है, ठीक है, बी को डी पढ़ सकता है, तो ये क्या होता है, पठन वैफल्य से आपका संबंधित होता है, यानी कि डिसलेक्सिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, सेकंड वाला। ऑटिज्म क्या होता है आपका, जिसमें कि जब बच्चा बार बार दोहराव करता है किसी वर्ड का, तो वहाँ पर क्या होता है, आपको ऑटिज्म होता है। इसके अलावा लेखन वैकल्य क्या होता है, बच्चे को लिखने में प्रॉब्लम आती है, ठीक है, लिखने संबंधी समस्या। अब यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रेम किसी समस्या को हल करने के लिए बहुत सारे अलग अलग तरीकों की समझ रखता है और चर्चा करते समय हमेशा नए विचारों को पेश करता है। यह निम्नलिखित में से किसकी विशेषता है, तो देखिए ये किसकी विशेषता है, रचनात्मकता की, क्रिएटिविटी की। जब भी नए जो है कुछ नया क्रिएट करने की बात हो, ठीक है, नए नए विचारों को प्रस्तुत करने की बात हो, तो वहाँ पर आपका क्या होगा, क्रिएटिविटी, क्योंकि इसमें बच्चा जो है डाइवर्जेंट थिंकिंग करता है, यानी कि सारी चिंतन करता है, जिसमें कि बच्चा क्या करता है, अलग अलग डायरेक्शन में चीज़ों को सोच पाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। आत्मकेंद्रितता, केंद्रीय, ये तो आपका केंद्रीय, ठीक है, सेंट्रेशन जो शब्द है ये जीन प्याजे का दिया हुआ है, तो ये भी नहीं होगा, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। आज आपका लास्ट क्वेश्चन, शिक्षकों को बच्चों की असफलता को किस प्रकार देखना चाहिए, बच्चे के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, देखिए ये आपका नहीं होगा। जो असफलता होती है ये बच्चे के लिए, बच्चा असफल नहीं होता है, सिस्टम असफल होता है, ठीक है, बच्चे के अंदर आपको कमी नहीं निकालनी है। शिक्षक के लिए शर्मनाक और अपमानजनक, ठीक है। उसके बाद में आपका क्या दे रखा है, छात्र और उनके माता पिता की
क्षमताओं का प्रतिबिंब, ये भी नहीं होगा आपका, ये भी नहीं होगा। स्कूल प्रणाली को अनुकूल वातावरण न प्रदान कर पाने का प्रतिबिंब, बिल्कुल सही बात, यानी स्कूल जो है बच्चों को सही वातावरण, उसके लिए जो चीज़ें इंपॉर्टेंट थी उसके नीड के अकॉर्डिंग, ठीक है, एक अनुकूलित वातावरण बच्चे के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग प्रोवाइड नहीं कर पाया, इसलिए बच्चा क्या हो गया, असफल हो गया। तो ये चीज़ आपको यहाँ पर ध्यान रखनी कि बच्चे के अंदर आपको कमी नहीं निकालनी है, सिस्टम में हमारी कमी हो सकती है, बच्चे में नहीं। तो फोर्थ ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर ये थे आपके कुछ 20 क्वेश्चन। कैसे लगे आपको नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। इसके आगे क्वेश्चन हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों की हिंदी पेडागोजी की क्लास डेली 6 PM पे आप लोगों की हो ही रही है, तो आप लोग उन क्लासेस को भी जरूर अटेंड करिए। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तो के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।